हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे एसपीसीसी क्लास 12 का गुजरात बोर्ड का, जिसमें हमने एमसीक्यूज की सीरीज खत्म कर ली है, सीसी पार्ट की और एसपी पार्ट की। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वन सेंटेंस की सीरीज। तो ये है चैप्टर 1 एसपी, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। हम एसपी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एमसीक्यूज की सीरीज पूरी फिनिश कर दी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ये है एसपी का चैप्टर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है स्टेट द नेम्स ऑफ शेयर इश्यूज। इसमें फ्रेंड्स मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी रखे हैं, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ कवर करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी इंक्लूड हो जाएंगे और टेक्स्ट बुक के भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके बाहर इस चैप्टर से आई होप कि कुछ भी नहीं आएगा, तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ शेयर इश्यूज, कि शेयर इश्यूज के नेम बताइए। तो पब्लिक कंपनी रेजेस शेयर कैपिटल थ्रू। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से जो है पब्लिक कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है, कौन से करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक कंपनी रेजेस शेयर कैपिटल थ्रू। कि पब्लिक कंपनी शेयर कैपिटल रेज करती है पब्लिक इशू से, मतलब पब्लिकली अपने शेयर्स को इशू करके, पब्लिक को ऑफर करके, राइट्स इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये चार तरीके हैं, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन तरीकों से जो है पब्लिक कंपनी कैपिटल रेज करती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ व्हिच इंटरमीडिएरीज फॉर पब्लिक इशू। कि अगर एक कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिकली इशू करने हैं, जो कंपनी है वो किन इंटरमीडिएरीज की हेल्प ले सकती है ताकि वो अपने शेयर्स जो है पब्लिक में इशू कर सके इजीली। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पब्लिक, उसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू द इशू, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो है वो कंपनी इन सब चीज़ों, इन सब डिपार्टमेंट्स की, इन सब लोगों की हेल्प लेती है अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट और इसको ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। ये गाला में भी, ये स्टेप गाला में भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन ऑल्सो ऑफर पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस बाय टेकिंग परमिशन ऑफ BOD इज ऑफर फॉर सेल। कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर, वो अपनी होल्डिंग का एक पार्ट जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकता है। और जब उसके पास 50% शेयर है तो वो 10% जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकता है प्रॉस्पेक्टस के जरिए। प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको बताया था एक एडवर्टीजमेंट टाइप का होता है, जिससे पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स। तो उसी प्रॉस्पेक्टस की हेल्प से जनरल पब्लिक को अपनी होल्डिंग्स का कुछ पार्ट ऑफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको BOD की परमिशन भी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बिना उनकी परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर BOD परमिशन क्या दे देते हैं तो वो लीगल होता है, और वो जो पार्ट अपना ऑफर करता है जनरल पब्लिक को परचेस करने के लिए, उसे ही ऑफर फॉर सेल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज लेटर ऑफ रिनंसिएशन। कि लेटर ऑफ रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है। तो आंसर देख लेते हैं। रिनंसिएशन इज अ प्रोसेस through which an existing shareholder
gives up right shares offered to him। कि रिनंसिएशन ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है वो जो उसको राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं उससे छोड़ देता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। दिस पर्सन फिल्स अ फॉर्म कॉल्ड द लेटर ऑफ रिनंसिएशन टू गिव अप हिज राइट शेयर। अगर उसे वो राइट शेयर्स नहीं चाहिए, उसे राइट शेयर्स नहीं चाहिए, वो गिव अप करना चाहता है, तो वो एक फॉर्म फिल करके देता है जिसे कि लेटर ऑफ रिनंसिएशन कहा जाता है, ताकि उसे वो राइट शेयर्स ना मिले। वो कुछ भी रीज़न की वजह से राइट शेयर्स को गिव अप कर सकता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहा हो या उससे वैसा रिटर्न ना दिख रहा हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट उस गिव अप करने को राइट शेयर कहते हैं। राइट शेयर गिव अप करने के लिए जो लिखा जाता है फॉर्म, उसे लेटर ऑफ रिनंसिएशन कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पढ़ भी लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शेयर फोरफीचर। व्हाट इज शेयर फोरफीचर? इस शेयर्स का फोरफीचर हो जाना मतलब क्या होता है? फोरफीचर का यहाँ मतलब है जब्त हो जाना। तो इसका देखिए फ्रेंड्स खुद ये वर्ड ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फिर भी एक बार एक फ्रेम्ड आंसर देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 20 और 22 में पूछा गया IMP है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आंसर देखें, शेयर फोरफीचर इज द प्रोसेस बाय विच द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी cancel the membership and the name of the shareholder from the list of members on non-receipt of call money asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the article of the company। और फ्रेंड्स दिखने में बहुत बड़ा लग रहा हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शेयर फोरफीचर एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो मेंबरशिप को कैंसिल कर देते हैं और जो मेंबर्स की लिस्ट में जिस भी शेयर होल्डर का नाम होता है उसके नाम कट कर देते हैं। अगर वो कॉल मनी की जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाता है तो वो उस नाम को कट कर देते हैं अकॉर्डिंग विद द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर। और ये उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है जो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही ये सब काम किया जाता है। इसका मतलब ये उसके शेयर्स पे जब्त हो जाते हैं और वो शेयर्स वापस नहीं मिलते। तो इसे कहते हैं शेयर फोरफीचर, मतलब शेयर्स का जब्त हो जाना। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी बड़े तरीके से लिखा है, आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से एक शॉर्ट फॉर्म भी, एक शॉर्ट डेफिनेशन भी याद करके लिख सकते हैं एग्जाम्स में, अगर 1 मार्क में आए तो। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर सरेंडर? कि शेयर सरेंडर का मतलब क्या होता है? अब उसमें शेयर फोरफीचर के बारे में पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें शेयर सरेंडर के बारे में पूछ रहा है। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मई 21 और जुलाई 22 में पूछा गया मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तो शेयर सरेंडर का मतलब देख लेते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर मींस रिटर्निंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। अब फ्रेंड्स इसका मतलब होता है, शेयर सरेंडर का मतलब होता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कंपनी को वापस कर देना, इसका मतलब शेयर सरेंडर करना। ऐसे फ्रेंड्स सरेंडर में क्या होता है कि हम अपने आप को किसी के हवाले कर देते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो सेम तरीके से जो शेयर सर्टिफिकेट से वापस कंपनी के हवाले करने को कहते हैं शेयर सरेंडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लीन ऑन शेयर्स? लीन ऑन शेयर्स का मतलब क्या होता है? ये फ्रेंड्स मार्च 18 और 24 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। और टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और PYQ भी है, 2 साल पूछा गया है। तो आंसर देख लेते हैं। लीन ऑन शेयर्स इज अप्लाइड ओनली फॉर द पार्टली पेड अप शेयर्स। कि लीन ऑन शेयर्स खाली उसी भी अप्लाई होता है जिसमें जो भी अमाउंट पे की जाती है वो पार्टली पे की गई हो, फुल्ली पे नहीं की गई हो। बाय यूजिंग अ लीन ऑन शेयर अ कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर एंड डिविडेंड ऑफ सच शेयर्स। कि उन लीन शेयर्स को यूज़ करके कंपनी जो है उन शेयर्स का ट्रांसफर और डिविडेंड दोनों रुकवा सकती है। द बोनस शेयर एंड राइट टू वोट कैन ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि उनको जो बोनस शेयर्स मिलते हैं या स्प्लिट करके जो शेयर्स मिलते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और उनका वोटिंग का राइट भी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसे कहते हैं लीन ऑफ शेयर्स, और उसके क्या रेस्ट्रिक्शन है वो भी इसमें डेफिनेशन में इन्वॉल्व है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज एस्क्रो बैंक अकाउंट क्लोज्ड? कि एस्क्रो बैंक अकाउंट ये आपको फ्रेंड्स पता है कि ये कोई परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ये टेम्परेरीली ओपन किया जाता है कंपनी में जब वो इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसेस वगैरह चल रही होती है।
तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो अकाउंट है एस्क्रो बैंक अकाउंट ये कब क्लोज किया जाता है। तो इसका आंसर है एस्क्रो बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड व्हेन द अलॉटमेंट प्रोसीजर इज ओवर। कि जब अलॉटमेंट प्रोसेस ओवर हो जाती है तब एस्क्रो बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। कि शेयर्स अलॉटमेंट स्टेटमेंट में क्या मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है एप्लीकेंट्स नेम, डीमैट अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड डिपॉजिटरी आईडी। ये फ्रेंड्स ये कॉमन बेसिक डिटेल्स जो शेयर होल्डर के पास होती है और होनी भी चाहिए कि एप्लीकेंट्स का नेम, कि जिसने अप्लाई किया है उस बंदे का नाम, उन्होंने उनका डीमैट अकाउंट नंबर कि भैया किस अकाउंट में जाएगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो डीमैट अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कि उस बंदे को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, किस प्राइस पे किए गए हैं, एंड डिपॉजिटरी आईडी। ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन होनी चाहिए शेयर अलॉटमेंट करते वक्त और उस स्टेटमेंट में। आई होप फ्रेंड्स आपको आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है whom does the company inform about the allotment of shares। कि शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, उसका अलॉटमेंट किया जाता है तो कंपनी किसको इन्फॉर्म करती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंपनी हैज टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड सेबी। कि कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को और सेबी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जब वो करती है उसके बारे में उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। कि शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर करता है। इसका आंसर है सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रार प्रिपेयर्स द शेयर्स अलॉटमेंट स्टेटमेंट। सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रार प्रिपेयर करता है शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू whom इज द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट सेंड। इस शेयर्स अलॉटमेंट स्टेटमेंट किसे भेजा जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट इज सेंड टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एंड डिपॉजिटरी। इस शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट जो भेजा जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को और डिपॉजिटरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लॉक इन पीरियड। कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। तो आंसर है व्हेन प्रमोटर्स हैव बॉट शेयर्स। कि जब प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे हों दे कैन नॉट सेल देम फॉर अ सर्टेन पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो उसे तुरंत एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं बेच सकते जितना पर्टिकुलर टाइम सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है वो उस टाइम तक वो शेयर्स नहीं बेच सकते। तो वो जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है जो सेबी ने डिसाइड किया है उसी टाइम पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। सिंपल भाषा में तो आपने शेयर्स परचेज किए तो आप उसको फॉर एग्जांपल ऐसा रूल है कि आप उसको 3 महीने तक नहीं बेच सकते। तो वो जो 3 महीने हो गया वो होगा आपका लॉक इन पीरियड। कि इसका मतलब कि वो शेयर्स आपके पास लॉक हो जाएंगे 3 महीने तक, आप उसे बेच नहीं सकते, लिक्विड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है लॉक इन पीरियड। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम एप्लीकेशन टू कैंसिल द शेयर अलॉटमेंट शुड बी मेड। कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो एप्लीकेशन होती है शेयर्स अलॉटमेंट कैंसिल करने की, अगर शेयर अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो कितने टाइम में बन जानी चाहिए। कैंसिल करने की जो एप्लीकेशन है वो कितने टाइम पीरियड में बन जानी चाहिए। तो इसका आंसर है 2 मंथ्स। तो 2 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन बन जानी चाहिए ताकि फिर उसे अप्लाई करके इस एप्लीकेशन के थ्रू शेयर्स अलॉटमेंट जोड़े जा सके। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। इसका आंसर है 2 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है which points should a company secretary consider while doing procedure of share application। कि कौन से पॉइंट्स कंपनी सेक्रेटरी को कंसिडर करने चाहिए जब वो शेयर एप्लीकेशन की प्रोसेस कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या देखना चाहिए, whether the has to see whether the contract act, provision of companies act and provision of SEBI act are followed or not। कि जब शेयर एप्लीकेशन की प्रोसीजर हो रही है तो कंपनी सेक्रेटरी को ये ध्यान रखना है कि
कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट ठीक से फॉलो हुए हैं या नहीं, उसमें जो रूल्स गाइडलाइंस मेथड्स लिखे हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं, अगर वो नहीं फॉलो हुए होंगे तो इलीगल केस भी गिनाया जा सकता है, तो उसका ये काम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस आर शेयर्स अलॉटेड, तो किस बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो शेयर्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं कि पहले तो कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कि कितने लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं वो, और जितने शेयर्स हमें इशू करने हैं वो, उसका रेशियो डिसाइड किया जाता है। फॉर सपोज हमें 600 शेयर्स इशू करने हैं लेकिन एप्लीकेशन आए हैं 6000 लोगों की, हमें 600 इशू करने हैं लेकिन 6000 लोगों की एप्लीकेशंस आई है, तो इसमें हो जाएगा अगर हर एक को एक एक भी करें तो भी 1:10 का बन जाएगा कि 10 में से एक को वो शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है शेयर्स इशू किए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर कॉल, कि शेयर कॉल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आंसर पढ़ दें एक बार। व्हेन अ कंपनी issues shares, it calls some amount with the application and the remaining is installment। जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो कुछ अमाउंट जो है एप्लीकेशन के साथ मंगवाती है और कुछ को एज एन इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग रखती है। फॉर एग्जांपल 10,000 टोटल अमाउंट है तो 5,000 पहले मंगा देगी, 5,000 का इंस्टॉलमेंट रखवा देगी। Thus the amount called up by a company from shareholders on shares not fully paid is called share call। कि फॉर सपोज कंपनी को वो 10,000 का अमाउंट चाहिए तो 5,000 पहले मंगवा रही है, 5,000 इंस्टॉलमेंट पे वो कलेक्ट कर रही है। तो जो पहले जो 5,000 मंगवा लिए उसने एक साथ इकट्ठे, उसे शेयर कॉल कहा जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें हमने पढ़ा भी चैप्टर में, अपने अकाउंट्स में भी शायद देखा होगा आपने शेयर वाले चैप्टर में पार्ट 2 के, कि शेयर का फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट की जनरल एंट्री, शेयर फोरफीचर की जनरल एंट्री एक्सेट्रा आपने देखा होगा। बस ये वही चीज़ है खाली रिटर्न फॉर्म में। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ टू बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी विद शेयर एप्लीकेशन। कि शेयर एप्लीकेशन के साथ कितना अमाउंट है वो कंपनी को बुला लेना चाहिए। मतलब जब वो शेयर्स की एप्लीकेशन कर रही है तो कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो कंपनी को शेयर होल्डर्स से मंगवा लेना चाहिए। तो कंपनी कैन कॉल अप मिनिमम 5% ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू और द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी विद द एप्लीकेशन। इसका मेन आंसर है फ्रेंड्स ये 5%, कि कंपनी को जो है 5% का मिनिमम 5% का जो अमाउंट है वो मंगा लेना चाहिए शेयर एप्लीकेशन के बाद। बाकी का भले इंस्टॉलमेंट्स में आए वो डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5%। ये IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 1 सेंटेंस तो पूछा गया है ऐसे, बट ये एज ए MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस में अलग अलग परसेंटेजेस देते तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कि इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। तो एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इज कॉल्ड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कि कोई भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जो भी अलॉट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, लाइक उसके वो कॉल मनी आ चुका होना चाहिए उसमें और वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक्सेट्रा। तो जो है इन एलिमेंट्स की एब्सेंस में जो भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, लाइक उसका अमाउंट नहीं आया, वो उसने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, व्हाटएवर इट इज़, तो वो इसकी एब्सेंस में जो भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उसे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। फ्रेंड्स अगर सिंपल भाषा में कहें तो इससे कुछ लीगल मैनर्स होते हैं कि लाइक वो बंदा कैपेबल होना चाहिए, उसका इतने कॉल पर्टिकुलर अमाउंट आ चुकी होनी चाहिए और वगैरह वगैरह। तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है फिर भी शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो उसे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ राइट शेयर। कि राइट शेयर क्या होता है। तो
कंपनी कैन ऑफर एडिशनल शेयर फॉर परचेज टू प्रेजेंट शेयर होल्डर इज कॉल्ड राइट शेयर। तो सिंपल भाषा में जो समझें तो फ्रेंड्स, फॉर सपोज मैं एबीसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो मार्केट में इशू करने से पहले मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं कि सर आपको शेयर्स चाहिए या नहीं, तो उसे राइट शेयर, तो अगर मैं वो परचेस कर लेता हूँ तो मेरे लिए वो राइट शेयर हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर शेयर्स को राइट शेयर करेंगे कि एडिशनली जो भी शेयर्स ऑफर किए जाते हैं प्रेजेंट शेयर होल्डर को उसे राइट शेयर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर एप्लीकेंट्स इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स उस बंदे को अलॉट हो चुके हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे शेयर्स अलॉट हो गए हैं। तो कंपनी जो है उस बंदे को एसएमएस या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि उस पर्सन को शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा एसएमएस और ईमेल। ये देखिए यहाँ पे लाइन करके रखा है वो एसएमएस और ईमेल। एक बार आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टू बी पेड रेम्यूनरेशन इन द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, कि शेयर अलॉटमेंट के प्रोसेस के वक्त किसे रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इन द प्रोसेस आंसर देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी हैज टू पे रेम्यूनरेशन टू लीड मैनेजर्स, डिपॉजिटरी, ब्रोकर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ सब्सक्रिप्शन। कि कंपनी को जो है रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है लीड मैनेजर्स को, डिपॉजिटरी को, ब्रोकर्स को और रजिस्ट्रार ऑफ सब्सक्रिप्शन को, इनको जो है रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेटर्स आर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स बिफोर द फोरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स फोरफीट करने से पहले कंपनी जो है किस प्रकार के और कितने लेटर्स जो है उस शेयर होल्डर को सेंड करती है कि भाई आप शेयर का अमाउंट पे कर दो, आपका इतना अमाउंट बाकी है, ये वो एक्सेट्रा। तो कि कौन से लेटर्स जो है वो कंपनी सेंड करती है। तो देख लेते हैं आंसर। द कंपनी राइट्स रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर एंड नोटिस बिफोर द फोरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स फोरफीचर करने से पहले कंपनी रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर और नोटिस सेंड करती है उस पर्सन को जो कि शेयर होल्डर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द कंपनी डिस्पोज द शेयर्स इट फोरफीटेड, कि कंपनी कैसे जो है शेयर्स को डिस्पोज कर सकती है जो उसने फोरफीट कर दिए हैं। तो द कंपनी रीइश्यूज सच शेयर्स एट अ प्राइस नॉट लेस देन द फेस वैल्यू, कि वो फेस वैल्यू के जितने प्राइस में ही उसे रीइश्यू करती है ताकि कोई जो पर्सन कैपेबल है वो उसे परचेस करे एंड उनका शेयर भी चला जाए, उस बंदे को ओनरशिप भी मिल जाए और सब कुछ सेटल हो जाए। तो कंपनी रीइश्यू करती है शेयर्स को फेस वैल्यू के प्राइस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द कंपनी गेट राइट टू लीन, कि कंपनी को लीन करने का राइट कब मिलता है। तो व्हेन द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी, कि जब जो शेयर होल्डर है वो कॉल मनी का अमाउंट पे नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीज़न, उसकी कंडीशन नहीं है या कोई बड़ा पेमेंट कर दिया, वट एवर इट इज़। तो जब वो शेयर होल्डर कॉल मनी का अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो कंपनी को जो है वो राइट होता है राइट टू लीन, मतलब उसे जब्त कर लेने का शेयर को कंपनी को राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द टाइप ऑफ डिविडेंड, किस तरीके के किस टाइप डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं। जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, आपको फ्रेंड्स पता होगा डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स होल्ड करते हैं अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल डिविडेंड एंड एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड वो होता है जो साल में एक ही बार मिलता है, एनुअली मिलता है, उसे एनुअल डिविडेंड कहते हैं। और इंटरनल डिविडेंड मतलब साल में 2 बार मिलता है। इसे आप सेमी एनुअल तरीके से भी याद कर सकते हैं या हाफ ईयरली तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये साल में 2 बार मिलता है 6 महीने के गैप में, और ये एनुअल डिविडेंड एक ही बार मिलता है साल में। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि इसको ज़्यादा मिलेगा, बस अमाउंट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसे 10,000 डिविडेंड मिलता है तो
वो एनुअली मिलता है, एक ही बार मिलता है। लेकिन इंटर्न वाले को वो 2 बार मिलेगा, बट वो 5,000 करके मिलेगा। तो अमाउंट सेम होती है, बस टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स, इंटरिम एंड एनुअल। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2021 में पूछा था, रिवाइज किया, तो ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव द डिविडेंड फर्स्ट। किस तरीके के किस प्रकार के शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि उन्हें डिविडेंड पहले मिले कंपेरेबल टू अदर शेयर होल्डर्स। इसका आंसर है, आपको पता ही है फ्रेंड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा राइट होता है कि उनको पहले, सबसे पहले जो है वो डिविडेंड मिलता है दूसरों से, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका आंसर रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स टू पे डिविडेंड, कि डिविडेंड पे करने का डिसीजन कौन लेता है। तो इसका आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड पे करने का डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, उसके लिए एक अलग से मीटिंग होती है, उसमें वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट, कि शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट क्या है। शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट मीन्स डिटेल ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, कि उन शेयर्स की डिटेल जो एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए हैं, उनके अकाउंट में चले गए हैं, उन शेयर्स की डिटेल को शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कि किस बंदे को कितने दिए हैं, किस प्राइस पे दिए हैं, ये सब डिटेल्स उसमें मेंशन होती है स्टेटमेंट में, उसे शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ एस्क्रो बैंक अकाउंट। ये एस्क्रो बैंक अकाउंट का मीनिंग बताइए। फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इशू द कंपनी ओपन्स अ स्पेशल बैंक अकाउंट विद द बैंकर्स टू इशू विच इज नोन एज एस्क्रो बैंक अकाउंट, कि पब्लिक इशू शेयर्स पब्लिक इशू करने के लिए कंपनी एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करती है बैंकर्स के साथ मिलके, ताकि वो शेयर्स इशू कर सके। तो जो वो स्पेशल बैंक अकाउंट जो ओपन करती है, उसी बैंक अकाउंट को एस्क्रो बैंक अकाउंट कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव द फुल नेम ऑफ सेबी। तो सेबी का फुल नेम बताइए, फुल फॉर्म। तो सेबी का फुल नेम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो फुल नेम होता है सेबी का। तो काफ़ी इजी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मार्च 2019 में पूछा गया, बोर्ड BYQ है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है टू whom आर नोटिसेस सेंट इन शेयर फॉरफीचर, कि शेयर फॉरफीचर में किन्हें जो है नोटिस भेजी जाती है। If members do not pay call money even after receiving reminder letters, then company issues notice to such members to collect calls and arrears। कि अगर मेंबर रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी कॉल मनी का अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो जो कंपनी है वो नोटिस इशू करती है मेंबर्स के अगेंस्ट, उन कॉल उस जो भी मनी पेंडिंग मनी है उसे कलेक्ट करने के लिए नोटिस इशू करती है, ताकि वो कॉल्स इन एरियर्स के जो है वो नोटिस, ताकि वो कॉल्स इन एरियर्स जो अमाउंट पेंडिंग है कॉल के वो कलेक्ट कर सके। तो ये जो है रिमाइंडर लेटर्स के टाइप तरीके का रिमाइंडर लेटर होता है जो शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है, एक मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है उनको। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है within how many days shareholder are supposed to pay call money after receiving notice from company, कि कितने दिनों के अंदर शेयर होल्डर को अमाउंट पे करना पड़ता है कॉल मनी का नोटिस रिसीव करने के बाद। तो उसका आंसर है 14 डेज, कि 14 डेज के अंदर जो है कॉल मनी पे हो जानी चाहिए नोटिस रिसीव करने के बाद। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव एनी वन सर्कमस्टेंस ऑफ शेयर सरेंडर, कि शेयर सरेंडर करने के कई रीज़न होते हैं, तो उसमें से वो कह रहा है कि कोई एक रीज़न एज एन एग्जांपल बता, कि जिसमें जो कि शेयर सरेंडर का एक सर्कमस्टेंस हो, कि इस सर्कमस्टेंस में इस कंडीशन में तो शेयर सरेंडर भी हो सकता है। तो शेयर इसका आंसर होगा शेयर सरेंडर कैन टेक प्लेस व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स आर कम,
कि जब शेयर सर्टिफिकेट्स ही टर्न हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, वही तरीके का प्रूफ होता है ये पता करने के लिए कि हाँ वो शेयर्स अलॉट होने चाहिए, कितने होने चाहिए वगैरह। अगर वही टर्न हो जाएंगे तो फिर शेयर सरेंडर भी करने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने एज एन एग्जांपल इस आंसर को पूछा है और बताया है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कैन बी इफेक्ट्स ऑन शेयर लिंक। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। व्हाट कैन बी इफेक्ट्स ऑन शेयर लिंक, कि शेयर लिंक पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बाय यूजिंग लिंक ऑन शेयर्स द कंपनी कैन इफेक्ट्स, देखिए फ्रेंड्स, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, कि उन शेयर्स का ट्रांसफर जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट बोनस शेयर्स, कि जो बोनस शेयर्स उस पर्सन को अलॉट होने वाले हों वो भी रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और रेस्ट्रिक्ट राइट टू वोट, कि वो जो बोर्ड मीटिंग वगैरह में जो वोटिंग होती है उनका वोटिंग का राइट भी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं शेयर लिंक के। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट SP क्लास 12 गुजरात बोर्ड। ये हमने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस हैं कि मोस्टली इसके अराउंड ही रिवॉल्व होंगे बोर्ड्स में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और फ्रेंड्स मुझे थोड़ा देरी हो गई वीडियो लाने में क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ गए थे, इसके चक्कर में बीच में कुछ दिन में वीडियो नहीं ला पाया, बट अभी कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।